द्विक लवण। आज देखेंगे हम द्विक लवण और संकुल में अंतर। जो द्विक लवण होता है वह ऐसे योगात्मक यौगिक होते हैं जिनमें योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व बना रहता है, द्विक लवण कहा जाता है। हम देखते हैं दूसरा जो है संकुल। इसमें ऐसे योगात्मक यौगिक जिनमें योग करने वाले यौगिकों का अस्तित्व नहीं रहता। जस्ट इसके विपरीत होता है संकुल में। यहां देखेंगे कि ऐसे योगात्मक यौगिक ऐसे योगात्मक मतलब जुड़ने वाले यौगिक, ऐसे योगात्मक यौगिक जिनमें योग करने के पश्चात या जिनके योग करने के पश्चात मूल यौगिकों का अस्तित्व, इनके मूल यौगिकों का अस्तित्व, मूल मतलब जो बनाने वाले हैं प्रारंभ के, उनका अस्तित्व, मूल यौगिकों का अस्तित्व नहीं रहता। अर्थात जिन यौगिकों के मिलने से इस संकुल का निर्माण होता है, इस संकुल निर्माण के पश्चात उन यौगिकों का अस्तित्व जो है खत्म हो जाता है। दोबारा अगर हम चाहें कि वो यौगिक अपना उपस्थिति दर्शाएं तो वो नहीं दिख पाते, क्योंकि वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम उपसहसंयोजक यौगिक या फिर संकुल लवण कहते हैं। इन्हें हम संकुल लवण कहते हैं। ओके, ये दोनों के बीच में पहला मूल अंतर है। अब दूसरा देखते हैं जिसमें जो द्विक लवण होते हैं। द्विक लवणों को हमने यहाँ पढ़ा है कि इनका अस्तित्व बना रहता है। अस्तित्व बना रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इन लवणों को ले जाकर, द्विक लवणों को ले जाकर हम पानी में घोलें, तो जैसे ही पानी में घोलेंगे तो इनके जो आयन घुल के पानी में आएंगे, उनमें इनका अस्तित्व दिखाई देगा। ओके, तो अपन इसको लिख सकते हैं, जल में विलय करने पर ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। सुनिए, जल में विलय करने पर ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। चलो मैं लिख के बताता हूं। द्विक लवणों को जल में विलय करने पर ये अपने मूल आयनों में विभक्त हो जाते हैं। मूल आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारे पास जो द्विक लवण है वह K2SO4 Al2 SO4 thrice and 24H2O। उदाहरण है हमारे पास K2SO4 Al2 SO4 thrice और 24H2। यह पोटास एलम है, जिसे हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा इसका उपयोग जो है नाई के दुकान में होता है। जब नाई बाल काटता है या फिर शेविंग करता है तो उसके बाद एक पत्थर जैसे इसको भिगाकर उसके ऊपर रगड़ देते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग ना हो करके, तो उसको ही हम फिटकरी कहते हैं और ये उसी फिटकरी का सूत्र है। अब देखेंगे कि यह इसे ले जाकर हम क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं। तो पानी में घोलने पर यह देखो, इसको बनाने में पोटेशियम आयन उपयोग में आया है, सल्फेट आयन उपयोग में आया है, एल्युमिनियम का जो है 3+ आयन उपयोग में आया है, फिर से सल्फेट आयन उपयोग में आया है। तो ये क्या होगा, जैसे ही हम जल में इसको घोलेंगे तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। कैसे, यहाँ पोटेशियम K2 है तो 2K1+, पोटेशियम का आयन यहाँ पर अलग हो गया।
ऐसे ही एल्यूमिनियम का आयन भी यहाँ पर 3+ के रूप में अलग हो जाएगा। वैसे ही सल्फेट के जो है यहाँ पे 4 सल्फेट हैं और इधर 1 सल्फेट, टोटल 4 सल्फेट। यहाँ पे 3 सल्फेट, यहाँ पे 1 सल्फेट, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 सल्फेट। इस तरीके से सल्फेट के 4 आयंस अलग हो जाएंगे। फिर लास्ट में जो पानी बचा है यह भी अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे ही हम द्विक लवण को ले जाकर पानी में घोलते हैं वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है और यही उसकी परिभाषा को भी दर्शाता है। ऐसे योगात्मक यौगिक जिनके योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व जो है पानी में घोलने के बाद भी उनमें बना रहता है। ओके, तो इस तरीके से ये द्विक लवण होते हैं जिनको जल में घोलने पर ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। अब देखते हैं हम संकुल लवण के बारे में। तो संकुल लवण क्या करेगा, इसके जस्ट विपरीत गुण प्रदर्शित करेगा। जैसे यहाँ पर इसको पानी में घोलने पर द्विक लवण के यौगिक जो है दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर संकुल में इनके मूल जो आयंस हैं वो दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जल में विलय करने पर इनके मूल अवयव जो है विलय नहीं होते, मूल अवयवों में विलय नहीं होते। ओके, जल में विलय करने पर अपने मूल आयनों में विभक्त नहीं होते। तो हम देख सकते हैं संकुल लवण का उदाहरण जो है हेक्सासाइनोफेरेट आयन है। ओके, हेक्सासाइनोफेरेट। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये जो है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है, इसको ले जाकर हम पानी में विलय करते हैं। तो जैसे ही पानी में विलय करेंगे तो ये 2 जटिल आयनों में जो है ये टूट जाएगा। सॉरी, एक ही जटिल आयन होगा तो 2 आयनों में टूटता है, जिसमें से एक जटिल आयन होता है और वह जटिल आयन अपने मूल आयनों को विभक्त होने नहीं देता। तो ये टूट जाता है पोटेशियम 1+ और FeCN6-4। यह जो है एक जटिल आयन है। तो यह जटिल आयन, ये जो आयरन दिख रहा है, इस आयरन को तथा इस साइनाइड को अलग होने नहीं देता। ये आयन जो है, इस आयन को Fe2+ के रूप में विभक्त होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। वैसे ही इस साइनाइड आयन को Cn1- के रूप में अलग होना था, यह नहीं हो पाता है। ओके, तो ये इस जटिल आयन के रूप में ही उपस्थित होता है, जिसको परिभाषा में हम इंगित किए हैं कि ऐसे योगात्मक यौगिक जिनको योग करने के पश्चात इस यौगिक को ले जाकर पानी में जब हम घोलते हैं तो ये अपने मूल आयनों में विभक्त नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि संकुल जो लवण है, इनको घोलने पर ये जटिल आयन के रूप में जो है विद्यमान होते हैं। ओके, तो इसका हम दूसरा परिभाषा भी बोल सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक जटिल आयन उपस्थित रहते हैं उनको हम संकुल लवण कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये दूसरा अंतर रहा दोनों के बीच में। अब देखते हैं तीसरा। जो द्विक लवण होते हैं सामान्यतः वह आयनिक बंध से मिलकर बने होते हैं। ओके, द्विक लवण कौन से बंध से मिलकर बनेंगे? आयनिक बंध से, आयनिक बंध से मिलकर बने होते हैं, आयनिक बंध। ये द्विक लवण जो होते हैं इनका निर्माण आयनिक बंध के कारण होता है और यहीं पे जो उप सहसंयोजक यौगिक या फिर जिनको संकुल कहते हैं, इनका निर्माण उप सहसंयोजक बंध से होता है। उप सहसंयोजक बंध, संयोजक बंध। ओके, तो दोनों के बंध में भी अंतर है। द्विक लवण में आयनिक बंध पाया जाता है, जबकि संकुल लवण में जो है उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ओके,
तो इनके रासायनिक, चौथा देख लेते हैं, इनके जो रासायनिक गुण हैं, द्विक लवणों के जो रासायनिक गुण हैं, ये गुण इनको बनाने वाले यौगिकों के गुणों पर निर्भर करता है, उन्हीं के समान होता है। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं इनके रासायनिक गुण अवयवी यौगिकों के समान ही होते हैं। ओके, द्विक लवणों के रासायनिक गुण इनके अवयवी, मतलब इनको बनाने वाले अवयवी यौगिकों के गुण के समान ही होता है, गुण के समान ही होता है। ओके, जो द्विक लवण होते हैं उनका गुण उनको बनाने वाले यौगिकों के ही समान होगा। तो इसका हम उदाहरण से समझ सकते हैं, K2SO4 Al2SO4 के साथ मिलता है और एक द्विक लवण का निर्माण करता है, अर्थात वो जो द्विक लवण बनता है उसमें K2SO4 और Al2SO4 थ्राइस का भी जो है गुण वहां पर विद्यमान होंगे। ओके, तो इसका विपरीत जो है दूसरा जो संकुल लवण है, इसमें इनके अवयवी गुण जो है उनसे पूर्णतः भिन्न होते हैं। ओके, अवयवी यौगिकों से इन संकुल यौगिकों का जो गुण होता है वह पूर्णतः भिन्न होता है। ओके, अवयवी यौगिकों से इनका गुण पूर्णतः भिन्न होता है, अर्थात ये एक दूसरे से जो है अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। ओके, और पांचवा जो पॉइंट है उसमें आप लिख सकते हैं, जो द्विक लवण होते हैं इनमें एक या एक से अधिक धनायन और ऋणायन उपस्थित हो सकते हैं, जबकि संकुल लवण में एक ही प्रकार के धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं। तो चलिए एक बार और देखते हैं कि द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर। तो द्विक लवण ऐसे योगात्मक यौगिक होते हैं जिनमें योग करने वाले यौगिकों का जो है मूल अस्तित्व बना रहता है और वो समय समय पे दिखाई भी देता है, जबकि संकुल लवण में ये ऐसे योगात्मक यौगिक होते हैं जिनमें इनके अवयवी यौगिकों का अस्तित्व संकुल बनने के बाद पूर्णतः खत्म हो जाता है। द्विक लवणों को जल में विलय करने पर ये अपने आयनों में मुक्त हो जाते हैं और दिखाई देने लगते हैं, जबकि जल में विलय करने पर संकुल लवणों के जो मूल अवयवी आयन्स हैं वो दिखाई नहीं देते, यानी कि विभक्त नहीं होता। फिर जो द्विक लवण होता है वह आयनिक बंधों के मिलने से बनता है, जबकि संकुल जो होता है उपसहसंयोजक बंधों के मिलने से बनता है। और द्विक लवण में जो रासायनिक गुण होते हैं वह पूर्णतः उनके अवयवी यौगिकों के गुणों पर निर्भर करते हैं, जबकि संकुल यौगिकों में इनके अवयवी यौगिकों का गुण और इन संकुल लवणों का गुण जो है पूर्णतः भिन्न होता है। और पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं कि जो द्विक लवण होता है इसमें एक ही प्रकार के धनायन एवं ऋणायन उपस्थित होते हैं, जबकि संकुल लवण में अलग अलग प्रकार के जो द्विक लवण होता है इसमें अलग अलग धनायन और ऋणायन उपस्थित होंगे, जबकि संकुल लवण में एक ही प्रकार के धनायन और ऋणायन उपस्थित होंगे। ओके, आप इस का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो सकता है। तो आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे, आगे वाली क्लास में जो है हम इससे आगे जो थ्योरीज हैं उपसहसंयोजन यौगिकों का उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद।